अगर आप इस प्रोसेस का ये वाला स्टेप मिस कर देते हैं या इसमें कोई गलती कर देते हैं तो आप यूके आरएन नहीं बन सकते और आप इवन यूके पहुंच ही नहीं सकते। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है और कौन-कौन सी चीज़ें और कौन-कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी जिससे आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद फ्रॉम नर्सिंग इनसाइडर्स एंड वेलकम बैक टू यूकेआरएन सीरीज़। वैसे तो यूकेआरएन सीरीज़ के सारे जो स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द की स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। अगर आप इस प्रोसेस का ये वाला स्टेप मिस कर देते हैं या इसमें कोई गलती कर देते हैं तो आप यूकेआरएन नहीं बन सकते और आप इवन यूके पहुंच ही नहीं सकते। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूके वीज़ा प्रोसेस। जो वीज़ा की एप्लीकेशन है वो आपने कैसे सबमिट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे और किस कैटेगरी के अंदर जो है आपने वीज़ा अप्लाई करना है और किस टाइप का जो है ना आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो आज हम इस पे डिटेल्ड जो है डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी जिससे आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो अभी फिर स्टार्ट करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम आएँ यूके की जो वेबसाइट है gov.uk पे अगर हम आते हैं www.gov.uk/skilled worker वीज़ा, आप जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आप इस पेज पे जो है आप लैंड करते हैं। इस पेज पे जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा शो हो रहा है। इसके अंदर सारी की सारी डिटेल है, ओवरव्यू, ये कौन सा वीज़ा है, कौन कौन से लोग जो है एलिजिबल होते हैं, इसमें आपको पे कितना किया जाता है इस वीज़ा पे अगर आप होते हैं, आपका इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैंशन है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास जो है वो एक लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट को जो है हम अभी ओपन कर लेते हैं। सो दिस लिस्ट इज़ कॉल्ड, आपके पास आप एज आरएन आ रहे हैं तो आपका जितने, अच्छा इसमें एक की पॉइंट है, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जितने ज़्यादा आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की, वीज़ा की जो एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए, उतनी ही अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें आप एज आरएन आ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपका सीबीटी का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए क्योंकि वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। उनको पता है कि आपने एनएमसी का जो है प्रोसेस वो स्टार्ट किया हुआ है। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके पास आपका ओईटी या फिर आपका रिक्वायर्ड स्कोर था वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास जो मेन जो रिक्वायरमेंट होती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका आपके कंट्री का होना चाहिए। टीबी टेस्ट जो है आपका होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी भी ऐसे कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे टीबी का जो है आउटब्रेक मौजूद है अभी भी, तो टीबी वो इसकी होम ऑफिस की वेबसाइट पे जो है ना वो कंट्री लिस्टेड है, तो पाकिस्तान का होता है। वैसी बात है कि आपने टीबी का जो है ना सर्टिफिकेट, टीबी क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो आपको जो ऑफर लेटर आपके जो एम्प्लॉयर ने दिया वो आप ऐड कर सकते हैं, वो भी एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव उसके अंदर वो होता है। इसके अलावा आपका जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जो लाइसेंस है, वो भी एक अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उसमें अटैच कर देते हैं। तो इसमें अगर हम बात कर लें, आपको अगर आपके पास अगर कोई और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और उसके ऊपर एटलीस्ट एक या दो जो है ना ब्लैंक पेजेस होने चाहिए जिस पे वीज़ा पेस्ट होना है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि आपके एम्प्लॉयर ने इशू करवाया आपके लिए, आपको जो उन्होंने कॉपी सेंड की है उसकी, वो जो है आपके पास होना चाहिए। और उसके ऊपर जो COSS के ऊपर जो आपका एम्प्लॉयर है उसका लाइसेंस नंबर होना चाहिए, आपकी जो सैलरी है वो मेंशन होनी चाहिए, आपकी जो वर्किंग नेचर है, नेचर ऑफ वर्क है, वो सारी की सारी मेंशन होनी चाहिए। जो आपका एक स्पेसिफाइड कोड होता है, लाइक हेल्थ केयर की जॉब है या फिर लेबर की जॉब है या कोई भी जॉब है तो उनके डिफरेंट जो है ना यहाँ पे कैटेगरीज के डिफरेंट कोड्स हैं, वो मौजूद होना चाहिए उस सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पे, तो तब ही जो है आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो है ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अगर तो NHS के थ्रू आ रहे हैं या फिर आप इस प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं तो आपको जो है ना एडिशनल बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो है आपको दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर नहीं होंगे, आपको जस्ट स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि जो बैंक स्टेटमेंट है वो उन्हें जो है रिक्वायर होती है जिनका जो स्पॉन्सर है, जिनका जो एम्प्लॉयर है वो उन्हें उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा होता। अगर मैं NHS की बात करूँ तो NHS के अंदर मैक्सिमम जो एम्प्लॉयर्स हैं, सब के सब जो एम्प्लॉयर्स हैं, NHS की पॉलिसी है कि जो सारे के सारे जो स्पॉन्सरशिप्स होंगे वो
आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसमें आपको कोई भी जो है ना बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये एक बेसिक सा जो है ना ओवरव्यू है। अभी हम वेबसाइट पे आ जाते हैं। अभी इस वेबसाइट पे अगर हम देखें तो ये वेबसाइट में जो है वेबसाइट पे जो है ना वो शो कर रहा है। अब ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, ये स्पेसिफिकली जो है जो यूके के अंदर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें जो है ना आपका ये कैटेगरी आती है, और इसी कैटेगरी में लाइक वो प्रोफेशंस आते हैं जो कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें, स्किल्ड वर्कर वीज़ा टियर 2 वीज़ा होता है, 3 ईयर का वीज़ा होता है, और इसमें आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आके इस साइड पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे एक जो है जनरल सा ओवरव्यू दिया हुआ है, और उस ओवरव्यू के अंदर डिफरेंट जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपने आ जाना है अप्लाई फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो जब आपने स्टार्ट करना है उससे पहले आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या एलिजिबिलिटी है जी? आपके पास आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद होने चाहिए, और आप के पास जो है वो ऑथराइजेशन होनी चाहिए कि आप यहाँ पे यूके में वर्क कर सकते हैं। वो आपका सीबीटी पास है, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ है, तो आप एलिजिबल हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपके पास होना चाहिए। और अप्लाई आपने कैसे करना है जी? यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आते हैं तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। तो अप्लाई नाउ आप क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है यहाँ पे जो है ना आपने एक स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ जाना है आपने। यहाँ पे आने के बाद जो है आपने ईमेल अपनी एंटर करनी है। अब यहाँ पे आपका एक अकाउंट साइन अप हो रहा है, ईमेल आपने एंटर कर देनी है। ईमेल एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे जो है अपना एक पासवर्ड जो है ना सेट कर लेना है, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे जो है मैं कर लेता हूँ। ओके जी, जैसे ही आपने अपना अकाउंट साइन अप किया, लाइक आपने ईमेल एंटर करनी है, अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करना है, और आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो आपसे पूछ रहा है योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, और रेफरेंस नंबर। ऑब्वियसली बात है आपका एम्प्लॉयर आपको सेंड करेगा, तो आपने यहाँ पे इसको वो करना है, यस कर देना है। और यस कर देने के बाद आपने जो है सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप का जो है वो आपने नंबर एंटर कर देना है। ओके जी, यहाँ पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आके आपने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का जो नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं जो है इसको विदाउट कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे कनेक्टिंग यू बाय ईमेल, ये पूछेगा आपको जी उन्होंने कनेक्ट करना है, तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट कंटिन्यू करने के बाद एडिशनल ईमेल पूछता है, नो यस भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। आपका टेलीफोन नंबर जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, और इसी तरह से जो है ना एप्लीकेशन में बेसिक आपने डिटेल्स एंटर कर देनी है। उसके बाद वो आपको एक नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो पेज है इसके ऊपर यहाँ पे आपने सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। अब जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाती है। अब इस डिक्लेरेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस में ये होता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई जो है ना केस तो नहीं चल रहा, या आपने कोई कहीं पे जो है ना कोई किसी भी जो है ना आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं हुए। ये सारी की सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं। इसके अलावा वो पूछ रहे होते हैं कि आपका वीज़ा कहीं से रिजेक्ट तो नहीं हुआ, कभी आप कहीं से डिपोर्ट तो नहीं हुए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक सी वो उसमें पूछ रहे होते हैं। ये डिक्लेरेशन आपने करना होता है। डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे आपने पेमेंट करनी होती है। अब पेमेंट वाला जो पेज आ जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जब जैसे ही आप पहुँचते हैं तो ये अब डिपेंड करता है, अगर आपका एम्प्लॉयर जो है, आपका जो रिक्रूटर है वो पे कर रहा है आपके लिए, तो आपने अपना ये जो पासवर्ड है और ये जो ईमेल है वो आपको एक कॉन्सेंट फॉर्म देगा, और आपने जो है ना अपना उस कॉन्सेंट को साइन करके, वो कॉन्सेंट ये होगा, वो कॉन्सेंट आपको जो है ना उसमें लिख के देगा कि ये जो आपका जो पासवर्ड है इसको हम इस यूज़ नहीं करेंगे, और इसको हम जस्ट फीस पे करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आपने उनको अपना पासवर्ड और जो है अपना ईमेल आईडी जो है ये वाली दे देनी है, तो उन्होंने उस पर जाके इसकी पेमेंट कर देनी है। अगर वो नहीं करे तो आप भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अब जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के अंदर पहले जो है 3 अक्टूबर 2023 से पहले जो इसकी फ़ीस थी वो थी 250 पाउंड्स, और अभी जो है 3 अक्टूबर 2023 के बाद जो है ये फ़ीस चेंज हो चुकी है और ये डबल हो चुकी है। अभी ये तकरीबन 500 एंड समथिंग पाउंड बनती है। तो ये आपने फ़ीस पे कर देनी है, और उसके बाद फर्दर एक्शंस हैं। फर्दर एक्शंस में ये होता है कि जैसे ही आपकी फ़ी पे हो जाती है, फ़ी पे होने के बाद आप जैसे ही सबमिट करते हो तो आपको एक लिंक ये जो है यूकेवीए की वेबसाइट से आता है। उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपने VFS जो है या फिर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो आपके कंट्री के अंदर मौजूद है
वहाँ पे जो है ना आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो VFS ग्लोबल है, जो कि जेरी वीज़ाज़ का जो आपके जो ऑफिसेज़ हैं लाहौर के अंदर भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी है, वो इसको जो है ना लीड करते हैं। तो आपको वो लिंक सेंड करेंगे, उसमें आपने VFS की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वो अपॉइंटमेंट आप पेड भी कर सकते हैं, वो अपॉइंटमेंट आप फ्री वाली भी कर सकते हैं। फ्री वाली करते हैं तो वो आपको जो अवेलेबल होती है वही आपको मिल रही होती है। पेड के अंदर ये कि थोड़ा सा अर्जेंट हो जाता है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस जो है ना तरफ जाते हैं, पेड पे जाते हैं या फिर फ्री में जाते हैं। तो जो स्लॉट अवेलेबल होती है उस स्लॉट के अकॉर्डिंग ही आपको वो जो है ना अपॉइंटमेंट मिलती है। तो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आपने अपनी अपॉइंटमेंट पे जाना है, अपना ओरिजिनल जो है ना पासपोर्ट लेके जाना है साथ। आपका जो स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरशिप लेटर जो है उसकी कॉपीज़ होंगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए वो सारे के सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। आप जेरी वीज़ा जाएंगे, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, वहाँ पे जाके आपने जो है आपको आपके अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको बुलाएंगे और आपकी बायोमेट्रिक जो है ना वेरिफिकेशन हो जाएगी। बायोमेट्रिक में आपके जो है ना वो फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, आपकी जो है ना पिक्चर एक होती है वहाँ पे, और इसके अलावा साइन एंड सिग्नेचर होता है। जैसे ये बायोमेट्रिक आपकी हो जाती है तो विद इन 3 वीक्स जो है ना आपको डिसीजन आ जाता है UKVI से, होम ऑफिस से, कि आपका जो है वीज़ा जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है और आपको जो है वीज़ा इशू हो चुका है। 3 वीक्स के बाद जो है ना आपका जो पासपोर्ट है, अच्छा आपने जब VFS जाना है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, तो वहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाना है। तो वो पासपोर्ट उनको सबमिट करवाने के बाद वो आपको रिसीट दे देंगे। अब वो जैसे ही आपका वीज़ा लग जाएगा 3 वीक्स के बाद, तो वो आप उनके ऑफिस में जाके खुद से भी जो है कलेक्ट कर सकते हैं अपना पासपोर्ट। और इसके अलावा जो है आप कोरियर की सर्विस भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कोरियर की सर्विस ना लें तो बेहतर है, क्योंकि पासपोर्ट मिसप्लेस होने का उसमें जो है ना एक रिस्क होता है। उससे बेहतर है कि आप खुद जाके कलेक्ट कर लें। जैसे ही आपका पासपोर्ट आ जाए, पासपोर्ट आपने कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने काम करना होता है वो आपने वीज़ा एंड इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है, वहाँ से आपने प्रोटेक्टर लगवाना है उस वीज़ा के ऊपर, क्योंकि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं तो वो प्रोटेक्टर बड़ा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रीज़ का उनकी जो है ना अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होगा। तो आपने वीज़ा प्रोटेक्टर लगवाना है प्रोटेक्टर ऑफिस से, और आपका जैसे ही प्रोटेक्टर लग जाता है तो उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है आपके लिए टिकट बुक कर देता है, या फिर टिकट आप खुद बुक करते हो और आप UK पहुँच जाते हो। सो दिस ऑल अबाउट UKRN सीरीज़। ये UKRN सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, और इसके बाद आपने UK जस्ट फ्लाई करना होता है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी कंसर्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जो है हमें ईमेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप हमें फेसबुक पेज पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो UKRN सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें हमने सारी की सारी डिटेल्स पे फोकस किया है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है फर्दर हम किसी भी टॉपिक को टच करें तो हम हाज़िर हैं, आप हमें सजेशंस दे सकते हैं। अब मैं थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि जो पुलिस वेरिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट है और जो ट्यूबरक्लोसिस की जो आपने सर्टिफ़िकेट लेना है, वो कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।